I welcome you all to Major HS Kalsi's Balno Academy. This is Abhishek. Today we are going to discuss CDS 2025 second paper of Polity. आज हम CDS का Polity का section cover करने जा रहे हैं. Let's start. So here we go with our CDS 2025 second paper of written examination, that is Polity PYQ. Here we go with our first question. Which of the following features is correct about the first past the post system of election? तो फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है. तो पहले तो आपको ये जानना होगा कि फर्स्ट पास पोस्ट द सिस्टम होता क्या है. व्हाट इज द फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम? सो बेसिकली इट्स एन इलेक्शन सिस्टम. बेसिकली it's an election system where candidate who receive most of the votes will declare was winner. Where candidate received the most of the votes where candidate receive most of the votes win the election. मान लीजिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं और 3 और लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं. एक को वोट मिलता है 35, दूसरे को मिलता है 25 और फिर मेरे को ज्यादा वोट मिल जाते हैं, मेरे को 37 वोट मिल जाते हैं. तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं डिक्लेयर हो जाऊंगा विनर, क्योंकि एक को 35 मिला, एक को 25 मिला, एक को 37 मिला. Whosoever receive most of the vote will declare as winner. तो ये होता है फर्स्ट पास पोस्ट द सिस्टम. क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? ऑप्शन है द कैंडिडेट हु विंस may not get majority of the votes. More than one representative may be elected from one constituency. ऐसा तो है नहीं कि भाई एक constituency से एक से ज्यादा लोग इलेक्ट हो जाएंगे, एक ही इलेक्ट होगा. वोटर्स वोट फॉर द पार्टी नॉट फॉर द कैंडिडेट. ऐसा नहीं है. यहां पर कैंडिडेट खड़ा होता है और कैंडिडेट का सिंबल होता है जिस पार्टी से वो इलेक्शन लड़ता है. अगर कैंडिडेट इंडिपेंडेंट हो रहा है तो इंडिपेंडेंट का भी एक सिंबल होगा. यहां पर पार्टी पे वोट नहीं होगा, यहां कैंडिडेट पे वोट होगा. एवरी पार्टी गेट सीट इन द लेजिस्लेचर प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज वोट ऑफ द इट गेट. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. एग्जाम्पल के बारे में बोलते हैं, बहुत सी ऐसी पार्टी है जिनको 2% वोट मिला लेकिन सीट 0 आया, किसी को 4% वोट मिला सीट 0 आया. ठीक है. अभी जो करेंटली जो सर्विंग गवर्नमेंट है उसको 40% वोट मिला तो उसको सीट मिला. ऐसा नहीं कि मतलब मेरे को 1% वोट मिला तो 1% के प्रोपोर्शन के हिसाब से मुझे सीट मिल जाए, नहीं. तो कैंडिडेट हु विंस बाय मेजॉरिटी मे नॉट गेट मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स. ऑप्शन ए ओवर हियर इज करेक्ट, वेयर बिकॉज इन दिस इलेक्शन सिस्टम द कैंडिडेट हु रिसीव मैक्सिमम वोट विल डिक्लेयर विनर. मैंने आपको एग्जांपल दिया, 3 कैंडिडेट खड़े हैं तो एक कैंडिडेट को 35 मिला, दूसरे कैंडिडेट को 25 मिला, थर्ड को 37 मिला. तो तीनों में से सबसे ज्यादा किसको मिला? 37 को मिला. तो हु रिसीव मैक्सिमम वोट विल डिक्लेयर वाज इलेक्टेड. दैट इज फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम. ऑप्शन ए ओवर हियर इज करेक्ट. नेक्स्ट की बात करें, इसमें बोला जा रहा है मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से एंड आंसर द कोड इन द गिवन आंसर. लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. लिस्ट 1 बात करता है स्पेशल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और क्या स्टेट है. तो ये जो आर्टिकल 371, 371A, 371B, 371I और ये स्टेट दे रखा है. एक्चुअली हुआ क्या है, पार्ट 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो बेसिकली व्हाट द पार्ट 21 of Indian Constitution, the part 21 of Indian Constitution grant temporary transitional special power grant temporary transitional special power to 12 states. ट्वेल्व स्टेट्स के बारे में बात ये कर रहा है कि कुछ स्पेशल पावर दी जाएंगी
स्पेशल स्टेटस के लिए टेम्पररी रहेगा, परमानेंट नहीं रहेगा। अगर मैं स्पेशल की बात करता हूं तो आर्टिकल 371 ए, ठीक है, 371 ए और 371 से स्टार्ट करते हैं। 371 जो बात करता है वो नागालैंड के बारे में बात करता है। बी ए आपका असम के बारे में बात करता है। 371 बी आपके, ठीक है, नहीं 371 ए, 371 बेसिकली टॉक्ड अबाउट व्हाट, इट टॉक्ड अबाउट बेसिकली द गुजरात एंड महाराष्ट्र रीजन। तो ये गुजरात के बारे में बात करता है। ए आपके असम के बारे में बात करता है। 371 बी आपके ए असम के बारे में, ए नागालैंड के बारे में बात करता है, बी असम के बारे में। इट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट, नागालैंड, एंड बी असम के बारे में बात करता है। सी इट विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट, मणिपुर। डी ई एफ जी एच आई जे, जे तक है ये सारी चीजें। तो सी मणिपुर की बात करता है। डी आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना की बात करता है। एपी एंड तेलंगाना की बात करता है। ये एपी और तेलंगाना की बात करता है। और ये स्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी की बात करता है, आंध्र प्रदेश की बात करता है। एफ जो कि सिक्किम की बात करता है, एफ सिक्किम की बात करता है। जी मिजोरम की बात करता है। आई अरुणाचल प्रदेश की बात करता है। आई गोवा की बात करता है। जे कर्नाटका की बात करता है। अब आप खुद क्वेश्चन को देखें। 370 जो कि टेम्पररी स्टेटस था जम्मू कश्मीर का, वो अबॉलिश कर दिया गया। 371 गुजरात की बात करता है। 371 ए नागालैंड की बात करता है। बी असम की बात करता है। सी मणिपुर की बात करता है। डी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करता है। ई स्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी की बात करता है, यूनिवर्सिटी की बात करता है। कहां पर यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करने की बात करता है? ये आंध्र प्रदेश में यूनिवर्सिटी स्थापित करने की बात करता है। एफ सिक्किम की बात करता है। जी मिजोरम की बात करता है। एच अरुणाचल प्रदेश की बात करता है। आई गोवा की बात करता है। जे कर्नाटका की बात करता है और पार्ट 21 में बात करता है। अब आप खुद मैच करने लगिए। 371 ए आपके नागालैंड की बात करता है। 371 सर गुजरात की बात करता है। कंफ्यूजन नहीं है, ध्यान रखना है। 371 ए आपके नागालैंड की बात करता है जो कि हमने देखा। 371 बी आपके असम की बात करता है। 371 आई आपके गोवा की बात करता है। अब आप खुद मिलाते रहिए। ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 4। द आंसर इज चार्ली। सी ऑप्शन ओवर हियर इज करेक्ट। तो आंसर क्या है? आंसर है इसका चार्ली। आंसर है इसका पूरी तरीके से चार्ली, जो हमने अभी आपको बताया। तो आप खुद देखें, हमने डिटेल में डिस्कस किया। सारे टॉपिक्स आपको लिख के दिए। 371 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, एवरी टॉपिक वी डिस्कस एंड आप मैच कर लीजिए। तो हमने सॉल्यूशन भी देखा और काफी हद तक हमने आंसर तक भी गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का करेक्ट है? प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट इन द वुमेन इन लोकसभा एंड राज्यसभा हैज बीन मेड वाया 106 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बात तो सही है, 106 में बात किया गया है, लेकिन राज्यसभा की बात नहीं की गई है, लोकसभा एंड स्टेट असेंबली की बात की गई है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाता है। दूसरा बोलता है देयर इज अ प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट इन वुमेन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल। नहीं, असेंबली में तो बात है, काउंसिल में बात नहीं की गई है। बट देयर इज अ प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द वुमेन इन पंचायत। यस, 33% ऑफ मैंडेटरी रिजर्वेशन वाज गिवन फॉर वुमेन इन पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। द स्टेटमेंट थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन बोला जा रहा है सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। गिवन बिलो में कोर्ट में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। 1 एंड 2, 2 एंड 3। जैसे मतलब 1 एंड 2 तो गलत हो गया, आप ऑप्शन सीधा काट दें 1 एंड 2 और करेक्ट आंसर पे आएंगे जो कि ऑप्शन आपका डेल्टा है, दैट इज 3 ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन। लेकिन ये वही क्वेश्चन कर पाएगा जिसको 106 अमेंडमेंट एक्ट पता होगा कि 106 अमेंडमेंट एक्ट क्या बोलता है, किसके बारे में बोलता है। तो
तो हमेशा आपको याद रखना है जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है 101, 102, 103, 104, 105 एंड 106 अमेंडमेंट एक्ट, जो 106 अभी तक हो रखे हैं, वो सारे के सारे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन सीडीएस में पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए, जब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं विच अमंग द फॉलोइंग पेयर सब्जेक्ट्स अबाउट द 7th शेड्यूल, कौन से सब्जेक्ट 7th शेड्यूल में बोले गए हैं, करेक्ट करने को बोले गए हैं कि कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इसमें बोला गया है विच अमंग द फॉलोइंग पेयर सब्जेक्ट एंड द लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली नॉट करेक्टली मैच्ड है। तो इसमें ये बोला जा रहा है कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है। फॉरेस्ट कंकरेंट लिस्ट में आता है, टैक्सेस एंड लैंड बिल्डिंग स्टेट में आता है, इंश्योरेंस यूनिट लिस्ट में आता है, सेंसस कंकरेंट लिस्ट में आता है। अब याद रखना 7th शेड्यूल में हमारी क्या बात की गई है, 7th शेड्यूल में डिवीजन ऑफ पावर की बात की गई है। तो इसमें 3 लिस्ट की बनाई गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और थर्ड जो आपका आता है द कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट आपकी यूनियन के बारे में डील करेगा, स्टेट लिस्ट स्टेट के बारे में भी डील करेगा, कंकरेंट लिस्ट स्टेट और यूनियन दोनों ही कानून बना सकते हैं। अब लेकिन आप बोलोगे सर दोनों ही कानून बना देंगे तो फिर किसका रूल प्रिवेल करेगा, इफ एनी कंफ्लिक्ट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट यूनियन लॉ विल प्रिवेल ओवर द स्टेट लॉ। इतना चीज आपको याद रखना। अब आप बोलोगे सर यूनियन लिस्ट में क्या आता है, यूनियन लिस्ट में केंद्र ही कानून बना सकती है, इसमें आपका डिफेंस आएगा, एटॉमिक एनर्जी आएगी, फॉरेन अफेयर्स आएगी, वार आएगा, पीस आएगा, बैंकिंग आएगा, रेलवे आएगा, ठीक है, बैंकिंग रेलवे आएगा, आपका पोस्ट आएगा, टेलीग्राम आएगा, एयरपोर्ट्स आएंगे, पोर्ट्स आएंगे, फॉरेन करेंसी आएगी, कॉइनेज आएगा। तो ये सारा चीजें यूनियन लिस्ट में होगा। फिर स्टेट में क्या आएगा, स्टेट में आपका एग्रीकल्चर होगा, जेल आएगा, पुलिस आएगा, लोकल गवर्नमेंट आएगी, पब्लिक हेल्थ आएगा, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री आएगी। कंकरेंट लिस्ट किसमें जो दोनों ही कानून बना सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट आ गया, ट्रेड यूनियंस आ गई, वो कंकरेंट लिस्ट में आएगा। सेम वे बात करें तो सेंसस जो है वो आपका कंकरेंट लिस्ट में नहीं है, तो सेंसस आपका यूनियन लिस्ट में है। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, फॉरेस्ट आ गया, टैक्स, लैंड बिल्डिंग, इंश्योरेंस, ये आपके सही हैं। तो मैंने आपको बताया डिवीजन ऑफ पावर के बारे में, ये सारी चीजें बात करती हैं जो कि अभी हमने डिस्कस में डील किया। यूनियन लिस्ट किसके बारे में डील करता है, डिफेंस के बारे में डील करता है, एटॉमिक पावर के बारे में डील करता है, फॉरेन अफेयर्स के बारे में डील करता है, बैंकिंग के बारे में डील करता है, रेलवेज में, रेलवे आप देखिए बिहार की रेल कोई चल रही है नहीं, उत्तर प्रदेश की रेल चल रही है कि नहीं, तमिलनाडु की रेल चल रही है कि नहीं, यूनियन है, केंद्र सरकार। रेलवे बजट कौन निकालेगा, यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट डील करता है। ठीक है, मेजर जो पोर्ट्स हैं वो सब केंद्र गवर्नमेंट। एयरपोर्ट आप देखें सारा एविएशन मिनिस्टर हमारे होते। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई हमारा स्टेट का अलग एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट है लेकिन उसको अथॉरिटी वही लोग कर रहे हैं, यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है। फॉरेन पावर है, कल के दिन कोई समझौता होना है, ये थोड़ा ना कि भाई कि बिहार झारखंड के सीएम जा रहे हैं समझौता करने, नहीं जा सकते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उनको डायरेक्शन दे। Which of the following statement with reference to preamble, अब preamble की बात कर रहे हैं, preamble to the Constitution of India। अब preamble के बारे में क्वेश्चन है, देखिए यूपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है preamble। हर बार यूपीएससी में यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। preamble क्या है, आपका समरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, समरी, इट्स अ हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज preamble? ठीक है, preamble में क्या बोला गया है, तो preamble में याद रखना द वर्ड सेकुलर कम्स बिफोर द वर्ड सोशलिस्ट। तो कहने का मतलब है कि द वर्ड सेकुलर कम बिफोर द वर्ड सोशलिस्ट। सोशलिस्ट से पहले आता नहीं, सोशलिस्ट के बाद आता है यार। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो पहले कैसे आएगा, बाद में आएगा ये। तो मैंने आपको क्या बोला, तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, एंड रिपब्लिक। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सीधा सीधा है। अब क्या बोल रहा था, वर्ड सेकुलर कम बिफोर द वर्ड सोशलिस्ट, नो आफ्टर द वर्ड सोशलिस्ट, गलत है। द वर्ड जस्टिस कम बिफोर द वर्ड इक्वालिटी, नो। ठीक है, जस्टिस की बात करते हैं तो जस्टिस अलग प्रकार का जस्टिस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस की बात करता है। द वर्ड फेडरलिटी कम आफ्टर द वर्ड लिबर्टी, इट इज करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही बात करता है। ठीक है,
तो हियर दे आर आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें ये क्वेश्चन बोला जा रहा है, ठीक है। द जस्टिस वर्ड केम ना, ये सही है, इट इज करेक्ट आंसर, द जस्टिस केम बिफोर द वर्ड इक्वालिटी, सो हियर 2 3 इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन ओवर हियर इज करेक्ट। और प्रियम्बल जो है वो एक ही बार अमेंड हुआ है, कितनी बार अमेंड हुआ है, ओनली वंस इट हैज बीन अमेंडेड, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 एंड 3 वर्ड वर एडेड, 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड एडेड, तो 3 वर्ड ऐड किए गए थे, इट हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस। अमेंडेड ओनली वंस एंड 3 वर्ड्स वर एडेड। और कई बार आते हैं प्रियम्बल हमारा पार्ट है, यस प्रियम्बल इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा इंटीग्रल पार्ट है, ये चीज आपको याद रखना है। बट प्रियम्बल को आप अमेंड कर सकते हैं विदाउट ऑल्टरिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के आप बाकी सारी चीजें अमेंड कर सकते हैं, और प्रियम्बल हमारा इंटीग्रल पार्ट है, ये सारी चीजें बोली गई हैं। बट प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसेबल इन कोर्ट, मतलब आप कोर्ट नहीं जा सकते, इट इज नॉन एनफोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, इट इज नॉन एनफोर्सिएबल। अब देखो क्वेश्चन बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोशंस इन द पार्लियामेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट पार्लियामेंट में मोशन के रिगार्डिंग करेक्ट है। अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी एडमिसिबल अगेंस्ट इंडिविजुअल मिनिस्टर इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अ नो कॉन्फिडेंस मोशन मस्ट बी सेट ऑन द ग्राउंड ऑन विच इट इज बेस्ड, राज्यसभा नॉट एम्पावर्ड टू एंटरटेन अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, a censor motion not based on specific ground or charges, a motion can be admissible against individual, नहीं पूरे गवर्नमेंट के अगेंस्ट आता है, इंडिविजुअल नहीं आता है। मान लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन निकालना है मुझे पता है कि गवर्नमेंट के पास बहुमत नहीं है, मैं बोलूंगा कि अपनी बहुमत शो करें, तो पूरी गवर्नमेंट को शो करनी पड़ेगी ना, एक मिनिस्टर को थोड़ा ना शो करनी पड़ेगी। अ नो कॉन्फिडेंस मोशन मस्ट बी सेट ऑन द ग्राउंड फॉर व्हाट इट इज बीन बेस्ड, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट राज्यसभा इज नॉट एम्पावर्ड, बिल्कुल सही है, राज्यसभा इज नॉट एम्पावर्ड टू एंटरटेन द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, बाय बिकॉज लोकसभा इज टोटली, और यू कैन से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ पीपल, जो मंत्रिमंडल है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो किसको रिस्पॉन्सिबल है, हाउस ऑफ पीपल को रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो राज्यसभा का कोई स्टेट ही नहीं बनता इसमें, राज्यसभा नॉट हैज सच पावर टू एंटरटेन द नो कॉन्फिडेंस मोशन, द सी ऑप्शन ओवर हियर इज करेक्ट। पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे डील करता है पार्ट 4, अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविजन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और आप देखें पार्ट 1 हमारा यूनियन एंड स्टेट से डील करता है, पार्ट 2 सिटीजनशिप से डील करता है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट से डील करता है, पार्ट 4 डीपीएसपी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डील करता है, पार्ट 4A आपका फंडामेंटल ड्यूटीज से डील करता है, किससे डील करता है, फंडामेंटल ड्यूटी से डील करता है। और किस आर्टिकल में इसको डाला गया था, इट इज आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A में डाला गया था फंडामेंटल ड्यूटी। कहां से लिया गया था, रशिया से लिया गया था, उस समय ये यूएसएसआर था, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। On recommendation of Swan Singh Committee recommendation, the fundamental duties were added. This thing you should be remember. By which amendment act 10 fundamental duties were added? By 44th amendment act. Sorry, that is called 42nd amendment act. (42nd Amendment Act). (1976) 10 फंडामेंटल ड्यूटी वर एडेड। 11th वाली 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 की बात की गई थी, जो एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है, 6 से 14 ईयर्स एज ऑफ स्टूडेंट की बात करता है। तो ऑप्शन बी ओवर हियर इज करेक्ट, बी ऑप्शन फंडामेंटल ड्यूटीज। सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू से 11 की 11 ड्यूटी आपको याद होनी चाहिए, और याद रखना ये बोला गया था कि ये नॉन जस्टिसेबल है, आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है।
हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज लिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सी 8वीं अनुसूची में नहीं लिखी गई है, मतलब 8th शेड्यूल में नहीं है? तो आपको याद रखना चाहिए 8th शेड्यूल में हमारी कितनी लैंग्वेज आती है? 22 लैंग्वेजेस आती है। ओरिजिनली 14 थी, ओरिजिनली कितनी थी? 14 लैंग्वेज थी, लेकिन बाद में इसमें चेंज किए गए और लैंग्वेज ऐड की गई। 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 को कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई? सिंधी ऐड की गई। 21st अमेंडमेंट एक्ट में सिंधी ऐड की गई। 71 अमेंडमेंट एक्ट 1992 कोंकणी, नेपाली एंड मणिपुरी वॉज एडेड। कौन कौन? कोंकणी, नेपाली वॉज एडेड। इसके बाद 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 दैट इज बोडो, डोगरी, मैथिली एंड सांथली वॉज एडेड। बोडो, मैथिली वॉज एडेड, ये 4 लैंग्वेज ऐड की गई थी। तो अब इसमें आप खुद क्वेश्चन देखिए कौन सी 8th शेड्यूल में नहीं है? नेपाली है, डोगरी है, मणिपुरी है, गोंडी नहीं है। तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन आंसर होगा, द गोंडी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपने देखा कितने इजी तरीके से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। बहुत मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, इतना कोई टफ सेक्शंस नहीं था पॉलिटी का सीडीएस में, आप इजीली टैकल कर सकते थे। अब इसमें एक्यूरेसी रेट 100% भी है, आप 100% स्ट्राइक रेट पॉलिटी में मार सकते थे। मतलब क्वेश्चंस इजी थे, विद इन रीच थे, इतना कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं था, और हमने डिटेल में आंसर्स को डिस्कस किया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।